Good morning, dear students. I hope all you are fine. So, students, as you know, we have started the chapter number 2 of history, that is the nationalism in India. But in this chapter till now, I was completed to some very important topic related to this chapter, that is Rowlatt Act, Jallianwala Bagh Massacre, Khilafat issue, the effect of First World War on India, as well as non-cooperation movement. Till here I was completed the important topics to you. So the last topic which I was discussed, that was the what was the reason behind the call off of NCM, means नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉल ऑफ के क्या रीज़न थे. तो एज आई टोल्ड यू 1922 में गोरखपुर में जो एक प्लेस था चौरी चौरा, वहाँ पे जो वायलेंस स्टार्ट हो गया, तो उसके कारण महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर दिया. टिल हेयर आई वॉज एक्सप्लेनिंग. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ बेटा टूवर्ड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मोस्टली आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ और क्या इसके मेन फीचर थे. और CDM जिसे हम सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट्स कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके स्टार्ट होने का ईयर, ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड थी और NCM को कॉल ऑफ करने के क्या रीज़न थे, ये इस टॉपिक से आता है. सो लेट्स बिगिन. जैसे मैंने आपको बता दिया था, गांधी जी फाइनली कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो after the call of non-cooperation movement, so many people who had joined this movement, they were disappointed because very enthusiastically they joined this movement, but due to the violence started, Gandhiji call off. So that's why when the civil disobedience movement was started, you will come to know that so many of the pupils, because of the depression of call off of non-cooperation movement, they have not joined the CDM movement. Okay, चलिए अब क्या है बेटा. Now leaders get tired of mass struggle and wanted to participate in province council that had been set up by the government of India Act 1990. जैसे ये मूवमेंट ख़त्म हुआ, वैसे ही जो कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे, 1990 में एक एक्ट बना था गवर्नमेंट इंडिया. तो जो इस कांग्रेस के पर्सन्स थे वो चाहते थे क्या, जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले उनमें जो कांग्रेस के लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो. एज आई टोल्ड यू, पहले जो भी बनती थी यूनिट्स बनती थी या गवर्नमेंट्स ब्रिटिशर्स की जो भी काउंसिल होती थी उसमें इंडियंस को शामिल नहीं किया जाता था. बट नाउ दे वांटेड टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल एंड आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म. क्योंकि क्या रिफॉर्म, क्योंकि रिफॉर्म ये करना चाह रहे थे कि ये चाहते थे अब जो भी काउंसिल ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें इंडियंस मेंबर का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, उनको भी क्या मिले, प्लेस मिले, यानी उनको भी एज ए मेंबर रखा जाए. सो फाइनली इसी टारगेट को रखते हुए ध्यान में CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी टू वेंट बैक टू काउंसिल. यानी यही कारण था कि अपने आप की अपनी प्रेजेंस काउंसिल में रखने के लिए इन लोगों का बहुत ज़्यादा मन था. ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इनकी मांगों को पूरी करें और इन ब्रिटिश काउंसिल में इंडियंस मेंबर्स को भी क्या मिले, पार्टिसिपेशन मिले. इसीलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया ताकि उनको दोबारा से काउंसिल में हिस्सादारी मिले. तो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन. सो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द कांग्रेस पार्टी. ओके ओके. सो 1920 में 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में थोड़े से शेप किया इंडिया पॉलिटिक्स को. देखिए बेटा 1926 का जो टाइम था वो उसमें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था. वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन से बच्चे क्या समझते हैं, यानी हर एक विश्व के अंदर क्या आर्थिक मंदी, यानी मंदी कैसे आएगी, जब चीज़ों के दाम गिरेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम फॉल होने शुरू होंगे, तो उससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनको बेसिक नीडें मिलने में, बेसिक नीड्स के लिए मनी अर्न करने में प्रॉब्लम होगी. तो यार ये वाली सिचुएशन हुई थी 1920 से लेकर 30 के बीच में. तो देखो पहला लिखा है एग्रीकल्चर प्राइस क्या हो गए थे, डाउन हो गए थे 1926 में, और 30 में तो बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे. जिसके कारण क्या था, जो एक्सपोर्ट था, यानी जो चीज़ें हम इंडिया से बाहर भेजते थे उसकी डिमांड कम होने लगी. अब क्या हुआ, देश के अंदर जो बना हुआ माल था वो देश के अंदर ही रहने लगा और जिस माल को बेच के लोगों को पैसा मिलता था वो चीज़ें मिलनी बंद होगी. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया.
फार्मर फाउंड डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू, यानी अब फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो गई थी क्योंकि उनके जो उगाए गए अनाज थे वो बेचे नहीं जा रहे थे और साथ ही साथ उनको तो जो कंपनीज़ को रेवेन्यू पे करना पड़ता ही था, तो उसमें कोई भी रिलैक्सेशन कंपनी नहीं दे रही थी। तो पहली सिचुएशन जो थी वो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के खिलाफ की वजह से ख़राब होगी। नेक्स्ट क्या है बेटे, नेक्स्ट हम देखते हैं जो साइमन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये मैंने आपको ऑनलाइन में भी समझाया था क्लासेस में, अभी भी वीडियोस के थ्रू भी समझा देती हूँ बेटा। साइमन कमीशन यानी बेटा क्या हुआ, धीरे धीरे जब कांग्रेस लीडर्स की डिमांड बढ़ी कि उनको भी मेंबरशिप मिले, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि जो एक कमीशन है उसको सेटअप करना चाहिए जो इंडिया में आए और जो इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, ड्रॉबैक है, और उसको क्या करने, उसको सुधारने के लिए कुछ सजेशन, क्या क्या चेंज इसमें करने चाहिए, उन सजेशन को दे, इसलिए इन्होंने साइमन कमीशन को सेटअप किया। तो कमीशन में क्या थे, ऑफिसर ग्रुप, सम पीपल ऑफ कंट्रोल समथिंग, दिस कमीशन वॉज मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, हैड वॉज सर जॉन साइमन, क्योंकि इस कमेटी का जो अध्यक्ष था, हेड था, उसका नाम सर जॉन साइमन था, इसलिए बेटा इस कमेटी का नाम भी इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन पड़ गया। बट क्या हुआ बेटा, दिस दे वर सेंट टू इंडिया टू सॉ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट सम चेंज, एज आई टोल्ड यू। इस कमीशन का सेटअप हुआ था कि ये कमीशन इंडिया आए, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग को देखे और ये बताए कि कौन कौन से चेंज इसमें करने चाहिए। इसके लिए इस कमीशन का गठन, फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जिसके कारण इंडियंस ने इस कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो ड्रॉबैक ये था बच्चे कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। मीन्स इस कमीशन मेंबर में, ये कमीशन में कुछ मेंबर्स होते हैं, तो इस कमेटी में कोई भी इंडियन मेंबर को नहीं। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसको उसमें कुछ चेंज करने की, सजेशन देने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपने कुछ लीडर्स इंडियंस तो रखने चाहिए, लेकिन ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया। उन्होंने सारे मेंबर्स इस कमीशन में ब्रिटिश मेंबर रखे, जिसके कारण इस कमीशन को जब ये इंडिया में रीच हुआ 1928 में, तो लोगों ने गो बैक साइमन स्लोगन देके इस कमीशन का बॉयकॉट करना शुरू हुआ। ओके, और बेटा ये चीज़ मैं आपको बहुत बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट इसमें नहीं दे रखा है नोट्स में, बट मैं बता रही हूँ। जब ये इंडिया आया 1920 में, जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, हमारे बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इस कमीशन को बैक करने के लिए क्या मूवमेंट शुरू कर दिया और गो बैक साइमन किया। तो उसी बीच में क्या हुआ, आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा, जब वो भी इस कमीशन को बैक करने के पक्ष में थे और उनके लिए ये कई लोग इकट्ठा हुए थे, तो पुलिस ने क्या किया, इतनी भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया ताकि साइमन कमीशन को आने दिया जाए। बट उसी लाठीचार्ज में बच्चे क्या हो गया, लाला लाजपत राय जो हमारे लीडर थे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पॉलिटिशियंस थे, मेजर रोल था जिनका हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको लाठी लग गई पुलिस की, जिस लाठी से चोटिल होके वो बाद में उनकी डेथ होगी। तो कहीं ना कहीं इस कमीशन को और ज़्यादा गुस्से से गुजरना पड़ा, क्योंकि इस कमीशन के कारण ही लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, अब जब ऐसा सब कुछ हुआ तो लॉर्ड इरविन जो थे, ठीक है, उस समय हमारे वॉइसरॉयज थे, तो उन्होंने ये कहा कि चलिए चलिए कुछ चेंज करने जो भी आपको अगर चेंज किया उसके लिए इन्होंने राउंड कॉन्फ्रेंस को स्टैब्लिश करने को कहा। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बेटा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में इंडियंस लोग के थ्रू कांग्रेस के थ्रू गांधी जी ने पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो हमारे उस समय जो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे, वो जो लगातार डोमिनेंस स्टेटस की जो बात हो रही थी, यानी अपना डोमिनेंस स्टेटस दिखा रहे थे, उससे खुश नहीं थे कांग्रेस लीडर, और वो चाहते थे कि नाउ दिस टाइम इज केम दैट दे वांट द फुल इंडिपेंडेंस। यानी बहुत सारे हमारे जो नेता थे या पॉलिटिशियंस थे, कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता थे, वो जो जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए आपके, ये लोग सब क्या मिलके इन लोगों ने क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। तो जब 1929 में दिसंबर में लाहौर एरिया में, लाहौर में एक कांग्रेस सेशन हो रहा था, ठीक है, जिसकी हेड जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, किसकी मांग की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसे हम पूर्ण स्वराज की मांग की। कब की बेटा, 26 जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एज यू नो बेटा
कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने। तो आपको ये फैक्ट कनेक्ट होता है हमारे किससे? जो हमारा आप जानते हैं ना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट, जैसे आप जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था? एवरीवन नो दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। लेकिन बेटा क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को? क्यों की बेटा? इसके पीछे एक कनेक्टेड है हमारे पास, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो हमारे नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। तो इसी डेट को रिकग्नाइज करते हुए, इसी डेट को रिजेंबल करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो एनफोर्स करने की जो डेट थी वो 26 जनवरी रखी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार जनरल नॉलेज का, ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया तो इम्प्लीमेंट क्यों हुआ 1950 26 जनवरी को? तो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट। गॉट इट? अब बेटा सारे मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थी उनका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था, वो नहीं चाह रही थी कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। जो भी मूवमेंट गांधी जी द्वारा या अलग और लोगों के द्वारा स्टार्ट किए जा रहे थे उनको क्या कर दिया जा रहा था? उनको फिनिश कर दिया जा रहा था। तो इसी बीच में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आप देखेंगे, ओके बेटा, यहाँ आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी तक बताया कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंट डे व्हेन पीपल वर टेकन अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी इस डे को डिसाइड किया गया सुभाष चंद्र नेहरू बोस एंड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि इस दिन को हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारे देश को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलाने की प्लेज लेंगे। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। यानी ये मोमेंट स्टार्ट तो बहुत एंथुजियास्ट हुआ, लेकिन इस मोमेंट में बहुत कम लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, बहुत कम लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट हुए। सो महात्मा गांधी हैड फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। अब महात्मा गांधी ने देखा कि ज़्यादा लोग इस मोमेंट को यानी इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे और उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो इन्होंने लगा महात्मा गांधी को एक ऐसे इशू को हमें हाईलाइट करना चाहिए जिस इशू का रिलेशन हमारे देश के हर एक व्यक्ति के साथ हो। तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई बेटा? क्योंकि उस समय अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एज आई टोल्ड ब्रिटिश टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे, हर जगह टैक्स लग रहा था। तो एक जो एक टैक्स लगा था वो था सॉल्ट पे टैक्स, यानी नमक पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो ये देखिए आप, सॉल्ट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो चाहे अमीर हो गरीब हो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए के फूड का बेसिक इंग्रेडिएंट है और इसके बिना फूड को की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब इस चीज़ में टैक्स लगाया कि सॉल्ट का भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो गांधी जी को मिल गई एक अपॉर्चुनिटी कि चलिए सॉल्ट एक मीडियम है जिससे हम यूनाइट कर सकते हैं हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो सॉल्ट को एक मीडियम रखते हुए इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ओके बच्चे, चलिए आगे बताते हैं क्या हुआ। देखो, महात्मा गांधी फाउंड अ सॉल्ट पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन। ऑन 36 जनवरी 1930 ही सेंट द लेटर टू वायसराय इरविन, स्टार्टेड 11 डिमांड, सम वर of general interest, other was specific demand of different class from the industrialist to peasant. The idea was to make the demand wide ranging so that class within society could identify with them and everyone could be brought together in united campaign. अब गांधी जी को अपॉर्चुनिटी मिल गई सॉल्ट, क्योंकि एक सिंबल था, पावरफुल सिंबल था जो कहीं ना कहीं हमारे नेशन को यूनाइट करने में हेल्प करता। तो 31 जनवरी 1930 को तो लॉर्ड इरविन, जो उस समय हमारे वायसराय थे इरविन थे, ठीक है, उनको गांधी जी ने 11 डिमांड्स के थ्रू एक लेटर मिला। कुछ डिमांड थी पीजेंट्स की, कुछ थी इंडस्ट्रीज, यानी आप देखिए हर एक सेक्शन की जो डिमांड थी उनको फुलफिल करने के लिए एक लेटर महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को भेजा और कहा कि अगर आप हमारे लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते या हमारे डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक दोबारा से एक पूरे इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपने हमारी डिमांड को नहीं माना। सो यहाँ देखिए क्या हुआ। ओके, तो सॉल्ट वॉज, मैंने जैसे बताई दिया, सॉल्ट वॉज मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड वेदर ऑफ पुअर वेदर ऑफ रिच, सो टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील
द मोस्ट ऑपरेशन फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी जब सॉल्ट पे टैक्स लगाए थे तो महात्मा गांधी ने लोगों का, देखिए अभी तक ये सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन आप देखिए सॉल्ट में भी अगर ये टैक्स लगा रहे तो कितना क्रूअल हो चुके हैं, कितना ऑपरेशन इनका रूल हो गया है, ये नमक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सो महात्मा गांधी सेंड द लेटर एंड सेड टू इरविन कि अगर 11 मार्च तक आप हमारे लेटर का जवाब नहीं देते, हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेंगे। इरविन वॉज अनविलिंगली टू नेगोशिएट। ऑब्वियसली इरविन ने कहा क्या करेंगे, तो उसने कोई डिमांड नहीं मानी, लेकिन महात्मा गांधी ने जब उनकी डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई थी तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। 78 कंपेनियन के साथ गए उन्होंने, 78 लोगों को लेते हुए पैदल यात्रा की। द मार्च वॉज 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्ट टाउन दांडी, यानी गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती, वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई और जो गुजरात के कोस्टल एरिया है दांडी, वहाँ पे जा 240 माइल्स तक ये यात्रा चली। गांधी जी के साथ उनके 78 सपोर्टर्स थे, फॉलोअर्स थे, वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने मूवमेंट को, ये इस यात्रा को स्टार्ट किया। अब ये पता होना चाहिए आपको कितने डेज़ में ये जो यात्रा थी, कैंपेन था, ख़त्म हुआ। तो 24 डेज़ में पैदल यात्रा इन्होंने की, 24 डेज़ में ये यात्रा ख़त्म हुई। 10 माइल वो डेली चलते थे। जब ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन बेटा ये मूवमेंट, ये जो इनका क्यू था, जहाँ जहाँ पहुँचा 1000 केम टू हेयर महात्मा गांधी वेयर ही स्टॉप। He told them what he mean by Swaraj and urged them to peacefully defeat the Britishers। यानी जहाँ भी ये लोग रुकते थे वहाँ 1000 की संख्या में लोग आके इकट्ठा हो जाते थे और महात्मा गांधी उन्हें बताते थे कि ये मूवमेंट क्यों है, ये मूवमेंट अन्याय के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी उनसे कहते थे कि हमें इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है पीसफुली, ठीक है। ऑन 6 अप्रैल, यानी स्टार्ट की थी उन्होंने 11 मार्च से, ख़त्म कब की, 6 अप्रैल को फाइनली महात्मा गांधी दांडी पहुँचे, ठीक है। और उन्होंने क्या, बॉइलिंग सी वाटर से, समुद्र के किनारे उन्होंने अपने हाथ से क्या हुआ, मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट को, और जो गवर्नमेंट का बनाया गया लॉ था उसको वायलेटेड कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगेन आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू दैट गांधी जी द्वारा सॉल्ट मार्च स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे उस समय क्या हुए थे, ब्रिटिशर्स के जो आप देखेंगे रूल्स बन रहे थे, बहुत सारे टैक्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो उस समय गांधी जी एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे लोगों को यूनाइटेड कर सके। जैसे ही ब्रिटिशर्स के सॉल्ट पे टैक्स लगाया तो महात्मा गांधी को लगा कि ये सॉल्ट को हथियार बनाते हुए ये लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। तो लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स इंक्लूडिंग सॉल्ट का जो टैक्स है उसको रिलीज़ करने के लिए कहा, लेकिन इरविन ने नहीं माना। तो गांधी जी ने 11 मार्च से को क्या किया, दांडी मार्च शुरू कर दिया अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। वो साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे और एट लास्ट 6 अप्रैल को ये जो कोस्ट पे पहुँचे, इन्होंने बाय ओन सॉल्ट लॉ को डिस्पोज किया। सो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल, ये इसी को हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत, यानी डिसोबीडियंस यानी अवज्ञा, यानी पहले हम ओबीडियंस में मानना, डिसोबीडियंस नहीं मानना। तो यानी ये मूवमेंट जो था उसमें जो ब्रिटिशर्स के लॉ है, जो बनाए लॉ को बिल्कुल उसकी क्या कर दिया गया, डिसओबीडियंस, बिल्कुल मनाही कर दी उनके लॉ को मानने की। सो हाउ वॉज द पार्टी, अब ये क्वेश्चन आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था, ठीक है। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो क्या किया, कॉपरेशन देने के लिए मना किया था ना, गांधी जी ने कहा था आप कॉपरेशन नहीं देंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में हमने देखा क्या हुआ कि बिल्कुल ऑबिडियंस, क्या सिविल डिसोबीडियंस में देखा कि मानना नहीं, बल्कि यहाँ पे हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने जो लॉ बनाए थे उसको बिल्कुल ही ब्रोक कर दिया, ठीक है। तो ये मैं आपको बाय नोट्स इसके डिफरेंस भी भेजूँगी, ओके। पीपल वर आस्क्ड नाउ नॉट टू रिफ्यूज़ कॉपरेशन विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 121-22 बट ऑल्सो ब्रेक कॉलोनियल लॉ, यानी अब वो टाइम आ गया था जब लोगों ने जो कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स के लॉ से उनको तोड़ना शुरू कर दिया। 1000 डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। लाखों लोगों ने इनको सपोर्ट किया गांधी जी को, और इनके साथ जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अलग अलग जाके सॉल्ट लॉ को क्या करना शुरू कर दिया, ब्रोक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मूवमेंट बेटा स्प्रेड हुआ, फॉरेन क्लोथ का भी बॉयकॉट होना शुरू कर दिया, लीगल शॉप्स भी बंद होनी शुरू होगी। अब धीरे धीरे पीजेंट्स ने भी जो रेवेन्यू है
वो पे करने के लिए मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स को पे करना मना कर दिया, और विलेज के जो ऑफिसर्स थे रिज़ाइन कर दिया उन लोगों ने। एंड इन द मैनी प्लेसेस ऑफ फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉ, जो फॉरेस्ट लॉ ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे उन लॉज को भी ब्रोक करना फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल ने शुरू कर दिया। ओके, यानी धीरे धीरे जब एक मोमेंट स्टार्ट हुआ तो उसको सपोर्ट करते हुए, उससे वेलफेयर लेते हुए अलग अलग जगह लोगों ने जो लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के उनको ब्रोक करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ब्रिटिशर्स शांत तो नहीं थे, वो टेंशनाइज थे। तो क्या हुआ, वरिड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। यानी जब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था बेटा, तो वो धीरे धीरे इसको दबाने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, नेता थे, उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू द वायलेंस क्लैशेज इन मैनी प्लेस। इसके कारण बहुत ज़्यादा प्लेसेस में वायलेंस होना शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स और आपस में जो कॉमन लोग थे उनके बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, वायलेंस होना शुरू हो गया, क्लैशेस होने शुरू हुई। लेकिन जब अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के बहुत बड़े डिसिपल थे, वो वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। एंग्री क्राउडेड डेमोन्स्ट्रेट इन द स्ट्रीट ऑफ Peshawar, unmoved car and police firing, many were killing. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industry worker in Sholapur attacked police. अब देखिए, जैसे अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया तो लोगों ने क्या किया, पुलिस फायरिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, ओके, और जिसमें बहुत सारे लोग पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके सारे बहुत सारे लोग मारे गए। धीरे धीरे जब एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जो शोलापुर के वर्कर्स थे, इंडस्ट्री वर्कर्स, उन्होंने क्या किया, पुलिस पोस्ट में, म्यूनिसिपल बिल्डिंग में और लॉ कोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन और जो जो ब्रिटिश रूल को सिम्बलाइज करती थी चीज़ें, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। ये चीज़ें वो करते, इसके अपोजिट क्या थी, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही क्रूल बिहेव करना शुरू कर दिया। उनने जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, इवन वीमेंस और चिल्ड्रंस को मारपीट करनी शुरू कर दी, और जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अरेस्ट करने शुरू कर दिए। तो ये सारी सिचुएशन जब हो रही थी तो महात्मा गांधी को जब पता चला ये सारी सिचुएशन हो रही है बाहर, तो उन्होंने 5 मार्च 1931 को जो CDM है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया, बिल्कुल कॉल ऑफ कर दिया बाय द गार्ड। और गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, और पैक्ट साइन हुआ, और गांधी जी ने डिसाइड किया, चलिए ठीक है कि सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो है, टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो भाग लेंगे, जो कहाँ होना था, लंदन में। लेकिन जब ये दिसंबर 1931 को गांधी जी जब गए लंदन, तो ये पूरा जो मीटिंग थी वो बिना किसी डिसीजन के ब्रोक डाउन हो गई। तो गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हुए और वापस आए। बैक टू इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड began a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru both are in jail. The Congress had to be declared illegal. यानी जब वो वापस आए उन्होंने देखा, देखिए अभी भी गफ्फार खान और हमारे जवाहरलाल नेहरू वो जेल में हैं, और जो कांग्रेस पार्टी उसे इलीगल घोषित कर दिया गया है, और बहुत सारे जो आप देखेंगे इम्पोज किए गए, डेमोन्स्ट्रेशन और बॉयकॉट किए गए ब्रिटिश द्वारा। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो महात्मा गांधी को लगा नहीं, अब टाइम आ गया जब हमें दोबारा से रीलॉन्च करना पड़ेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नेक्स्ट ईयर 1932 में दोबारा से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, बट 1934 में दोबारा से उसे कॉल ऑफ कर दिया।